What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये है वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और आप लोगों को जानने में काफी मजा आएगा और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने में मिलेंगी। तो काफी शानदार आज का डिस्कशन हमारा रहने वाला है। सबसे पहले आज की कोटेशन देख लेते हैं। बात की जा रही है जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुबह से जब आप लोग अपने बिस्तर से उठते हैं, अगर 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे वाले और बाद में उठ रहे हैं तो बाद वाले, तो सुबह से लेके शाम तक का जो भी काम आप लोग करते हैं वो हर एक काम आप लोग का ऐसा होना चाहिए कि वो आप लोगों का टारगेट जो आप लोगों ने सेट कर रखा है, जो गोल आप लोगों ने बना रखा है, उसको अचीव करने में हेल्प करे। यानी कि जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो ऐसा करें ताकि आप लोग अपने टारगेट, अपने गोल जो आप लोगों ने सपने सजाए हैं उनके और ज्यादा पास में पहुंच सके। अगर इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई भी कभी भी आप लोगों को अपना टारगेट अचीव करने से नहीं रोक सकता। जो इंसान अपने लक्ष्य में खो गया समझो यार वो सफल हो गया। वो इंसान एक ऐसा इंसान होगा जो 24 घंटे में से हर एक मिनट इवन सोते हुए भी उसको सपने अपनी ही उस जॉब के आएंगे, अपने उस करियर के आएंगे जो वो लाइफ में बनाना चाहते हैं। अगर लाइफ में ऐसा कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को लाइफ में सक्सेस होने से, अगर आप लोग एक बार को अपने लक्ष्य में खो गए तो ये बातें कहने के लिए ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल बातें हैं। एक बार इनके अंदर डूबकर तो देखो, जिंदगी जीने में मजा आएगा। डेली 2 वीडियो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलते हैं। एक में हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल ये सब कवर करते हैं। इसमें हम लोग एक न्यूज़पेपर का ओवरव्यू और यहां पर कुछ एडिटोरियल इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलती है। ये पूरा करंट अफेयर का पैकेज है। अगर आप लोग ये देख पा रहे हैं तो आप लोग कभी भी किसी भी करंट अफेयर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। कंप्लीट स्टडी आप लोग की देखने को मिल जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं और वीडियो के अंदर इनका आंसर देखने को मिलेगा। तो टोटल 9 क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितनों के आंसर आप लोग सही कर पाते हैं बिना पढ़े हुए, और पढ़ने के बाद कितनों कर पाते हैं फिर वो बताना। और इसी के साथ में वीडियो के एंड में जो मैं रिवीजन करवाऊंगा कल का जो रिवीजन होगा उसमें आप लोग अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए। बहुत कम बच्चे स्कोर लिख रहे हैं, वो जरूर लिखना है कम से कम। उससे पता चलता है कि कल की चीजें कितनी याद हैं आप लोगों को। यानी कि 24 घंटे बीत चुके हैं, अब भी कितना याद है, आप लोग की मेमोरी कितना रिटेन कर पा रही है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में। तो इसकी थीम क्या है? थीम का मतलब होता है कि पूरे साल किस चीज पर ये फोकस देने वाले हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली कर्नाटका के अंदर एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभी रिसेंटली उड़ीसा के अंदर एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें 6 हाथियों की जान चली गई। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें जो हाथियों की जान गई है, एचएस नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है। और ये बात की जा रही है कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर, ये अभी बता दिया मैंने, उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट लोकेशन जो होती है उसके बारे में आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में है उससे आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर सारी चीजें रटनी होती है क्या? आप लोगों को बोलूं कि मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी रटने बैठ जाओ, रट लोगे क्या आप लोग? यार वो याद रखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो करंट में है। इसीलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा स्टेटिंग में कौन कौन सा पेपर आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ज्यादा कवर करनी है। तो करंट अफेयर का बैकग्राउंड अगर एक बार को कवर करने स्टार्ट कर दिया तो लाइफ में ये समझो दिक्कतें आप लोग की खत्म हो गई। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी हैं। तो इनके द्वारा रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जो यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ में मिलकर। इसका टाइटल क्या है ये आप लोगों को बताना है, जिसका आधा टाइटल है द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी। तो ये इसका टाइटल है, आधा टाइटल है, आधा आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जहां पर डेथ और इंजरी के बारे में बात करता है, रोड जो ट्रैफिक की वजह से, और बात की जा रही है 2030 तक का, इसको बेसिकली आधा करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया रोड सेफ्टी, जो रोड सेफ्टी डेकेड है, यानी कि 10 साल जो लगभग रोड सेफ्टी के हैं वो कब से कब तक डिक्लेयर किए गए इनके द्वारा।
कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा मुशायरा है, जिसका बेसिकली थीम रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो इसका ये मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताने, मुशायरा कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है। बेसिकली कल्चर से रिलेटेड तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो स्लिप हो गई करप्शन के मामले में, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो करप्ट कंट्री होती जा रही है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी जो रैंक है अभी रिसेंटली 6 प्लेस नीचे डाउन हो गई जितनी पहले थी। तो पहले अगर आप लोगों को पता है कितनी थी तो अब की बार का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये जो रिलीज किया जाता है ये इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताना है। यूरोपियन जो बैंक था फॉर्मर उसके एक चीफ थे, उनको रिसेंटली अभी ये यहां पर नया इटली का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जिनको यहां पर सुपर मारियो के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यूपीएससी के पेपर अच्छे से देखते हैं, डायरेक्ट पर्सन के भी नाम आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो आप लोगों से नाम इनका पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक महिला अभी रिसेंटली जो डायरेक्टर जनरल बनी है, उनका नाम आप लोगों से पूछा सकता है क्योंकि पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए यहां पर नजर डालते हैं, एक एक कर यहां पर न्यूज देखते हैं, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट डे। तो इंपॉर्टेंट डे क्या क्या है उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डे है बात की जा रही है वर्ल्ड पेंगोलिन डे के बारे में। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 20 फरवरी को नहीं, ये 3rd सैटरडे इन फरवरी, यानी कि जो फरवरी में तीसरा जो शनिवार होता है उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अब की बार जो तीसरा शनिवार है यह 20 फरवरी को, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, यानी कि 3rd सैटरडे इन द फरवरी, और अब की बार जो 3rd सैटरडे है ये 20 फरवरी को है। तो वर्ल्ड पेंगोलिन जो डे है ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। पेंगोलिन एक जो आप लोगों यहां पर दिख रहा है पिक्चर में, एक ऐसा जानवर है या जानवर आप लोग बोल सकते हैं। ये नॉर्मली जो रिलेटिव है आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया में भी कुछ कंट्री में पाया जाता है, जैसे चाइना के अंदर, पर लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। इसको काफी लार्ज स्केल पर अनफॉर्चुनेट कंडीशन ये है कि इसको बोलते हैं कि पकड़कर मारा जाता है इलीगल तरीके से। तो ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड की कैटेगरी में, इलीगल कैटेगरी में काफी ज्यादा आता है। और अगर बात करें तो इससे ट्रेडिशनल जो चाइनीज दवाइयां हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं चाइना के अंदर इसको हेल्थ जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। और वियतनाम में इसको लग्जरी फूड की तरीके से भी देखते हैं, वियतनाम में और चाइना के अंदर, इसलिए भी इसको मारा जाता है। इवन अफ्रीका के अंदर आप लोग जाओगे तो कई सारी ऐसे एरिया हैं जहां पर इसको मीट की तरीके से भी खाया जाता है और इसी के साथ में ट्रेडिशनल अफ्रीकन मेडिसिन में भी यूज किया जाता है और रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं। उन्हें देखा आप लोगों ने कई बार जो रिचुअल्स होते हैं कि हाँ भैया कग्गे को खाना खिला देना या ये उस गाय को जिमा देना, ऐसे जो रिचुअल्स नहीं होती है हमारी साइड में, तो उसको यहाँ पर बेसिकली ये ऐसी रिचुअल्स भी होती हैं जहां पर यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो रिचुअल के पॉइंट ऑफ से भी इनको मारा जाता है। तो इसकी जान जो है बेचारे की चारों तरफ से खतरे में, कोई खाने के लिए इंजॉय कर रहा है, तो कोई अपनी देवी आरतियों की पूजा करने में एंजॉय कर रहा है, और कोई अपना इससे दवाइयां बना रहा है। कोई इससे भी पूछ लो कि इसके साथ क्या हो रहा है तो कोई नहीं पूछ रहा है। ओके, तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट डे जिसको वर्ल्ड पेंगोलिन डे के नाम से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में जस्टिस। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, इवन इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेती है, क्वेश्चन ही साथ ऐसे था, निमन था ना की बार कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें की जा रही थी। तो एक तरीके से सोसाइटी में सबको इक्वल चीजें तो नहीं, पर हाँ जितना जिसको मिलना चाहिए उतना मिल पा रहा है, यानी कि उसके हिस्से की चीज उसको मिल पा रही है। तो सोसाइटी में जस्टिस मिल पा रहा है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ से जस्टिस उसको मिल पा रहा है, एक जिंदगी ठीक ठाक इंसान जी रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 20 फरवरी को डे सेलिब्रेट किया जाता है। पीसफुल और प्रोस्पेरस जो को एग्जिस्टेंस ह्यूमन रेस का, उसको देखने की कोशिश की जाती है, यानी कि इंसान जो है शांति में रहे, मिलजुल कर रहे और ऐसे रहे कि एक दूसरे को अच्छा बना सके और प्रोस्पेरस बना सके। ऐसे नहीं कि बस सर हम लोगों ने ये करंट अफेयर की वीडियो देख ली, दूसरों को नहीं दिखानी है सर, वो हमसे आगे निकल जाएगा, वो सोशल जस्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग। फिर तो आप लोग सामने एक त्रिय सोसाइटी को और पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो कूप मेंढक बन के नहीं रहना है, कूप मेंढक बन के नहीं रहना है, ऐसा इंसान बनना है कि अपना आप तो पानी पीना ही पीना है, दूसरों को भी पानी पिलाना है। तो वो तभी होगा जब आप लोग जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो कोशिश करो कि दूसरे के साथ में उसको शेयर करो। तो इससे आप लोग एक इंडियन सिटीजन नहीं, आप लोग एक ग्लोबल सिटीजन बनोगे। इस पृथ्वी पर जितने प्राणी रहते हैं उनको, उनके बारे में, सबके बारे में सोचो कि कुछ ऐसा करना है यार, इस धरती पर जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंज करके जाना है। तो सोचोगे जब इस तरीके से, तो जरा सी देर में, 1 मिनट में आप लोगों का सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी सी चीजें सोचते हैं कि यार वीडियो भी किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है, तो फिर तो कुछ बोलने की बात ही नहीं रहेगी। ये तो बहुत छोटी बात होगी उन सब चीजों के सामने। वहां से बाहर निकलो, अपना स्पेयर बढ़ाओ थोड़ा सा। तो एक तरीके से अवेयरनेस को स्प्रेड करने में जो सोसाइटी में बैरियर है उनको कम करने की कोशिश की जाती है। जेंडर को लेकर, एज को लेकर या इथेनिसिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर
कल्चर को लेकर या फिर डिसेबिलिटी को लेकर कई सारे ऐसे बैरियर सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, यार देखो ये इंसान जा रहा है ना यार, इसके पैर नहीं है, ये इंसान जा रहा है ना यार, इसको दिखता नहीं है। बेचारे की नजरों से देखते हैं, मत देखो बेचारों की नजरों से, क्योंकि वो इंसान जितने स्ट्रगल से अपनी डेली लाइफ जीता है ना, उतने स्ट्रगल में एक दिन रह जाओगे तो एक तरीके से बोल दो कि भगवान सुसाइड करने का मन कर रहा है, कैसे जिएंगे जिंदगी। एक दिन पट्टी बांधकर आंखों पे एक दिन क्या 1 घंटा बिताकर देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा उस इंसान की, जो इंसान पूरी जिंदगी जिसको दिखता नहीं है, तो वहां से आप लोग समझ में आएंगे। तो कभी बेचारा नहीं बोलोगे, फिर सैल्यूट करोगे और बोलोगे यार इनसे जिंदगी जीना सीखो। अगर बात करें थीम क्या है, यहां पर थीम बात की जा रही है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी जो चल गई है ना खासकर कोविड-19 के आने से, तो उसमें सोशल जस्टिस कैसे होना चाहिए, ये थीम यहां पर रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। ये इंटरनेशनल न्यूज भी आप लोगों के सामने हो सकती है और पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सन इन न्यूज जो आप लोग बोलते हैं वो कैसे, समझिएगा। अभी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है जिसका नाम है मारियो द्रागी, ठीक है, मारियो द्रागी, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये ड्रैगी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अगर आप लोग ड्रैगी बोलिएगा, ठीक है। तो ये मारियो जो ड्रैगी है यहां पर, इसको सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। ये सुपर मारियो के नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में भी बात करूंगे। ये यहां पर फॉर्मर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके चीफ रह चुके हैं और रिसेंटली अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो नए इटली के प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं जिनका नाम है मारियो द्रैगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन जो यहां पर इटली का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो कैसे इंसान को अगर कंडीशन खराब चल रही हो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो यार डूबती हुई कंट्री को बचा ले। तो इसलिए यहां पर इसको सुपर मारियो बोला गया है, क्योंकि जब ये पर्टिकुलर पर्सन जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट था तो कई सारे ऐसे खतरे हुए जिनके साथ में खेला, यानी कि खतरों का खिलाड़ी है ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डब्बा डूब रहा था उस टाइम पर, डी सुब्बा राव साहब को हटाकर उस टाइम पर हमारी कंट्री में किसको लाया गया, रघुराम राजन को लाया गया। रघुराम राजन को उस टाइम पे सुपरमैन के साथ में कंपेयर कर रहे थे कि हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को ये सुधारेंगे। तो मारियो द्रागी को भी ऐसे यहां पर देखा जा रहा है आज के डेट में इटली के अंदर में। तो मारियो द्रागी जो है 1947 में पैदा हुए थे जब हमारी कंट्री आजाद हुई। ये एक काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इटली के अंदर, एक बैंकर हैं और एक पॉलिटिशियन है, जिनके द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर ये एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने ओथ ली है फरवरी के महीने में ही, कहां पर, इटली के अंदर में। इटली को अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो ये है इटली, ठीक है। इटली यहां पर हो गई, रोम इसकी कैपिटल हो गई, ऊपर हो गया एड्रियाटिक सी, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया यहां पर, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है आसपास में, यहां पर फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, तो ये पर्टिकुलर ये हो गया, ये स्लोवाकिया स्लोवेनिया है यहां पर। ये इसको बताइए जला, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन बताइए आप लोग। अल्बानिया हो गया यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। बाकी अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर इसकी कैपिटल हो गई रोम और इसी के साथ में यहां पर करेंसी हो गई यूरो। यूरो करेंसी यूज की जाती है। देखिए बेसिकली यूरो करेंसी किसकी है, ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये यूरोपियन कंट्री है और ये इसका फ्लैग है। ये मुझे स्लोवेनिया ही लग रहा है क्योंकि स्लोवाकिया जो है वो यूक्रेन के साथ में बॉर्डर टच करता है, इतना मुझे याद है, ठीक है। तो यूक्रेन के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो इसका मतलब यूक्रेन तो काफी दूर है यहाँ से, पास में नहीं है, वो तो इधर पड़ेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये स्लोवेनिया है। चलिए आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा गैस सही है या फिर गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन को प्रिजाइड कर रहे थे तो यूरोजोन क्राइसिस देखने को मिल रहा था, यानी कि जो यूरो थी यहाँ पर करेंसी वो क्राइसिस में चल रही थी। तो इन्हीं के थ्रू यहाँ पर काफी बड़ा अपने स्टेप उठाए गए और ये माना जा रहा था कि कुछ भी हो ये बंदा जो है यूरो को फेल नहीं होने देगा, यूरो को सेव करके ले जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ, इन्होंने यूरो को काफी अच्छे से एक तरह संभाला। तो द्रागी है यहाँ पर ये एक तरीके से फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी बोर्ड है 2019 से लेकर 2011 तक, उसके साथ में भी कनेक्ट रहे और गवर्नर भी रहे यहाँ पर बैंक ऑफ इटली के 2005 से लेकर 2011 तक। तो ये पर्टिकुलर इनका टाइम ड्यूरेशन है। तो शानदार काम किए। तो देखते हैं अब ये इटली की जो अर्थव्यवस्था है डूबती हुई, क्या उसको कितना संभाल पाते हैं, तो वो आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा और मेरा गेस सही है गलत वो बताना। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहां पर एक इंडेक्स के बारे में, काफी इंपोर्टेंट इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के एग्जाम में हो जाते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि करप्ट कितनी है हमारी कंट्री, उसमें हमारी जो जगह है, जो प्लेस है वो क्या है, उसके बारे में बात की जा रही है। करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसमें हमारी रैंक 180 कंट्री में से 86 है, यानी कि 86 है। हम लोग पहले जो थे यहाँ पर ये 80वें नंबर पर थे 2019 में, पर लेकिन अब की बार फिसलकर हम लोग 86वें नंबर पर आ गए, यानी कि करप्शन जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो दोनों रैंक आप लोग के सामने 2019 में 80 थी और अब की बार 86 हो गई है। ये किसके द्वारा तैयार किया था, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये तैयार किया था। जो यहाँ पर करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है वो यहाँ पर TI के द्वारा तैयार किया था, तो CPITI, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेना अगर क्वेश्चन मैच करने के लिए आ जाए तो।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये इंटर गवर्नमेंटल जो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1993 में बनाया गया था, और यहाँ पर कहां पर ये एक बड़ी प्यारी कंट्री के अंदर है जो मुझे काफी अच्छी लगती है, वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट कंट्री में से आप लोग बोल सकते हैं। सबसे टॉप पर तो अपनी कंट्री है, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर है जर्मनी। ठीक है, तो ये जर्मनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जापान और जर्मनी दो मुझे बड़ी प्यारी कंट्री इसलिए लगती है क्योंकि ये कंट्री के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो जर्मनी है इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको सेल्फ पनिशमेंट बोलते हैं। अगर आज की डेट में आप लोगों को कोई दिक्कत है, आप लोगों ने कहीं पर कोई गलती कर दी तो अपने आप को पनिश करते हैं ये लोग, इसलिए यहां पर किसी और के पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके द्वारा यहां पर करप्शन की बात की जा रही है, इसका मतलब करप्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें यहां पर तो ये बेसिकली ग्लोबल लेवल पर करप्शन कहां चल रहा है सोसाइटी के अंदर, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है क्योंकि जब पता चलेगा तभी हम लोग उसको रोक पाएंगे। तो प्रिवेंट करना है यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी को ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो इसके द्वारा दो रिपोर्ट तैयार की जाती है यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है ग्लोबल जो करप्शन बैरोमीटर और दूसरा यहां पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो दो रिपोर्ट है यहां पर जो आप लोगों के सामने है, इन दो रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं। यहां पर पूछ लेंगे कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें टॉप कंट्री कौन सी है यहां पर ग्लोबल जो परसेप्शन इंडेक्स के अंदर में, तो सबसे टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। डेनमार्क कहां पर है ये, अगर आप लोग देखना चाहते हैं डेनमार्क को तो ये हो गया यहां पर डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क यहां पर है, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग कंपेयर करके देखते हैं, ये हो गया डेनमार्क। ठीक है, तो ये कंट्री सबसे टॉप पर है यानी कि लीस्ट करप्ट कंट्री है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है यहां पर, ये इसी के साथ में फिनलैंड हो गया, फिर सिंगापुर हो गया, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ये टॉप कंट्री है जो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में है। साउथ सुडान सोमालिया इन्होंने नीचे से टॉप किया है, यानी कि ये सबसे करप्ट कंट्री है। साउथ सुडान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये देख सकते हैं आप लोग साउथ सुडान। ठीक है, तो ये हो गया साउथ सुडान और ये हो गया सोमालिया। ठीक है, तो सोमालिया तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं ना, तो वो वाली कंट्री है। तो यहां से आप लोग देखिए ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट करप्ट कंट्री है साउथ सुडान और सोमालिया, और इसी के साथ में फिर सीरिया, यमन और जो वेनेजुला है ये भी इसी कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगी। हाईएस्ट जो स्कोर है यहां पर ये वेस्टर्न यूरोप का है, यानी कि यूरोप के अंदर जो वेस्टर्न कंट्री है और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है ये काफी अच्छी है। यहां पर करप्शन काफी कम देखने को मिलता है, और जहां पर करप्शन काफी कम देखने को मिलेगा सीधी सीधी बात है यार वो कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वहां के लोगों को सारी फैसिलिटी अच्छे से मिल पा रही है। और जो सब सहारन अफ्रीकन वाला रीजन है यहां पर ये, इसमें आप लोगों को लगभग 32 कंट्री और ईस्टर्न जो यूरोप है और सेंट्रल जो एशिया है ये सबसे मोस्ट करप्ट कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर लोअर स्कोर है। इसी के साथ में जो करप्शन है ये बेसिकली अगर इसके बारे में बात की जाए तो करप्शन शिफ्ट हो रहा है ये पब्लिक स्पेंडिंग, एक तरीके से इसेंशियल जो पब्लिक सर्विस है वो लोगों को नहीं मिल पाती है क्योंकि करप्शन वहां पर होता है। गवर्नमेंट ने कोई सर्विस स्टार्ट करी, ऊपर ही ऊपर पैसा खर्च हो गया, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो लोग काफी दिक्कत में रहते हैं, ना उनको अच्छी हेल्थ सर्विस मिल पाएगी, ना उनके यहाँ पर कोई एजुकेशन अच्छी मिलेगी। तो जो कंट्री यहाँ पर है जहां करप्शन ज्यादा है वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी कम आप लोगों को नजर आएगा, और इसी के साथ में हेल्थ के ऊपर भी काफी कम खर्चा किया जाता है उन कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात की जाती है, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें पहला गोल तो यही है कि गरीबी को मिटानी है, दूसरा ये है भुखमरी को मिटानी है, तीसरा ये अच्छी हेल्थ और चौथा ये अच्छी एजुकेशन। तो ये स्टार्टिंग के गोल ही अगर देखिए अगर करप्शन रहेगा तो क्या हम लोग गरीबी मिटा पाएंगे? कभी भी नहीं मिटा पाएंगे। हमारी कंट्री में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो पूरी कंट्री में जितनी पैसा है वो सारा उनके इक्विवेलेंट वो अकेले लिए बैठे हैं। एक साइड में उन्हें कहते हैं कि आधे में गांव और आधे में राम, यानी कि आधे में ये कंट्री और बाकी के सारे में और सारी कंट्री। तो इतने भी ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को अपनी कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। एक साइड में ऐसी जनता है जो भूखी सो रही है, एक साइड में ऐसे जो पैसों पर सो रहे हैं। तो यहां से आप लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कई बार कितना ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो करप्शन को मिटाना काफी ज्यादा जरूरी है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लोगों को अचीव करना है तो। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये बात की जा रही है एक्सीडेंट के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इस रिपोर्ट में यहां पर ये बेसिकली जो रिपोर्ट है बनाई तो गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके साथ मिलकर? ये है एनजीओ सेफ लाइफ फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर। इसका टाइटल क्या है ये आप लोग याद रखिए। इसका टाइटल है यहां पर ट्रैफिक क्रैश इंजरीज
एंड डिसेबिलिटीज, यानी कि ट्रैफिक के जो होता है उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या क्या जो डिसेबिलिटी होती है, यानी कितने ज्यादा लोग जो हैं उनके हाथ पैर टूटते हैं, और इसकी वजह से सोसाइटी पर क्या बर्डन पड़ता है, यानी कि हमारी सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचता है। तो हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के अंडर में, उसके द्वारा यहां पर इसको पब्लिश किया गया है। ये यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो यहां पर 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये यहां पर डेटा कर जो यहां पर जो डेटा इकट्ठा किया गया जो स्टडी कर तो रोड ट्रैफिक जो इंजरी है यहां पर ये 8th लीडिंग कोज है डेथ का, यानी कि अगर बात करें तो 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा जो लोग किसी चीज से मरते हैं तो वो रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। और हमारे कंट्री में तो लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं हर साल एक्सीडेंट से मरते हैं। तो इसको अभी बात की जा रही है, कब तक इसको बात की जा रही है कि इसको आधा करना है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है। रोड जो क्रैश जो फैटिलिटी रेट है हमारी कंट्री में बात करें तो 3 टाइम हाइयर है जो लो इनकम कंट्रीज में अगर बात करें एज कंपेयर टू हाइयर इनकम कंट्री के अंदर, यानी कि वो कंट्री जो काफी अमीर है उनमें जो जान जाती है लोगों की एक्सीडेंट की वजह से वो काफी कम जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये कि फैसिलिटी काफी अच्छी है, डॉक्टर वगैरह के आसपास में, इसी के साथ में जो वहां पर अगर इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसकी काफी अच्छी कंडीशन वहां पर है एज कंपेयर टू जो गरीब कंट्री होती है वहां पर तो डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं कई बार, तो हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो कई सारी ऐसी कंट्री आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगी। तो रोड एक्सीडेंट जो है इससे रिलेटेड जो डेथ है हमारी कंट्री में 11% जो ग्लोबल डेथ है वो हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना है उसका 11%, यानी कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में हमारी कंट्री में। लगभग 4.5 लाख के करीब रोड जो एक्सीडेंट होते हैं पर एनम, उसमें से 1.5 लाख लोग के करीब हमारी कंट्री में मर जाते हैं, यानी कि उनकी जान चली जाती है ओनली रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो इसके चलते अभी रोड एक्सीडेंट सप्ताह भी हम लोगों ने देखा था और उसकी थीम भी मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी, आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पे भी अलग से शेयर किया था उसके बारे में मैंने। तो आप लोग बताइए उसकी थीम क्या थी, ये आप लोगों को बताना है जो अभी यहां पर ये सप्ताह सेलिब्रेट हम लोग कर रहे थे। एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि लगभग 3.14 जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि कंट्री की जो जीडीपी है उसका लगभग 3.14% से इसका नुकसान पहुंचता है कंट्री के अंदर। और ग्लोबल जो हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है रोड सेफ्टी वो अभी ब्राजील में हुई और इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है उस डिक्लेरेशन का, यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग इन सब चीजों को अचीव कर लेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यहां पर अगर बात करें जो रोड ट्रैफिक की वजह से जो इंजरी होती है उनको रोकने की बात करता है या फिर उनको आधा करने की बात करता है। तो यहां पर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 3.6 यानी कि तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके बारे में बात की जा रही है। कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं यार, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसा है, वो हेल्थ के रिलेटेड है तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा ना वो, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पॉइंट है 3.6 उसके अंदर बात की जाती है कि यहां पर अचीवमेंट दिखाना है, यहां पर आधी जो लगभग नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ है और इंजरी है वो आधी करनी है 2030 तक का जो एक्सीडेंट की वजह से होती है, ये टारगेट है यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। और यूनाइटेड नेशन का जो डिकेड डिक्लेयर किया गया यहां पर जो एक्शन फॉर द रोड सेफ्टी, तो ये 2011 से लेकर 2020 तक का यहां पर ये अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जिसमें रोड सेफ्टी को खत्म करने की या फिर आधी कम करने की बात यहां पर की जा रही थी। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो ग्लोबल हेल्थ के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे नंबर का गोल है। तो यहां पर तीसरे नंबर के गोल में यहां पर आप लोग डायरेक्ट देखते हैं 3.6 में लिखा हुआ है रिड्यूस डेथ एंड द इंजरीज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें किसकी वजह से यहां पर ये चीजें कवर करनी है। यूनिवर्सल अगर हेल्थ कवरेज के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3.8 नंबर का गोल है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी मैं अलग से शेयर कर दूंगा या फिर इसको आप लोग रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से में, तो तीसरे में है। तीसरे में 3.8 नंबर का पॉइंट है यहां पर, ये रिड्यूस करना है ग्लोबल जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो महिलाओं की जान जाती है बच्चा पैदा करते हुए, तो उसको 70 पे लेकर आना है, यानी कि 1 लाख में से 70 की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, तो इसको 70 पर लेकर आना है। प्रिवेंट करना है डेथ अंडर 5 एज के जो यहां पर बच्चों की जो डेथ होती है, इसी के साथ में एड्स की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, मलेरिया की वजह से या दूसरी डिजीज होती है उसकी वजह से जो जान जाती है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिड्यूस करना है प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी जो बेसिकली जो देखने को मिलती है जो मेंटल हेल्थ की वजह से जो प्रॉब्लम निकल कर आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, तो ये बात की जा रही है। स्ट्रेंथन करना है ट्रीटमेंट, ताकि आज के डेट में जो कई बार देखने को मिलेगा आप लोगों को कि कई लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो एब्यूज होता है कई बार उसकी जो पोजीशन है उसका। रेडी रहना इलनेस डेथ अगर कोई हजार्ड कंडीशन केमिकल या फिर कोई पोल्यूशन आता है उसकी वजह से। और यूनिवर्सल एक्सेस जो सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस देकर आप लोगों को चलना है। तो ये अलग अलग गोल है, तो 3.1 से लेके यहां पर ये पूरे 9 तक है। ठीक है,
तो ये कौन से गोल के अंदर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है, तो उसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो अलग अलग से भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर का गोल ये आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहां पर नेशन के बारे में बात की जा रही है, ये जो न्यूज है इसके बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है इंडियन एस्ट्रोनॉमर, यानी कि जो इंडिया के खगोल शास्त्री हैं, खगोलविद हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर। फ्लेयर बेसिकली क्या होता है? ये फ्लेयर होता है कि शॉर्ट टाइम में किसी चीज का जलना और एकदम तुरंत बहुत तेज वाली लाइट निकल कर आना, उसको फ्लेयर्स बोलते हैं। तो ये फ्लेयर्स देखने को मिली जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल, या फिर यहां पर इसको ब्लेजर कार्ड, इसको बीएल लसार्टे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इससे यहां पर काफी ह्यूज लेवल पर ये जो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेयर यहां पर निकल कर आई। तो किसके द्वारा इनको देखा गया? तो हमारी कंट्री में संपूर्णानंद टेलीस्कोप एसटी के नाम से है यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर ये देवस्थल जो देवस्थल फास्ट जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, कहां पर लोकेटेड है ये दोनों? ये है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। तो इनके द्वारा यहां पर इसको काउंट किया गया, इसको यहां पर इसके द्वारा नोटिस किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेसिकली टेलीस्कोप वगैरह क्यों लगाई जाती हैं, ताकि डिटेक्ट किया जा सके कैसे यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि कैसे यूनिवर्स जो बढ़ रहा है और कैसे यूनिवर्स आगे बढ़ता है। तो सोर्स ऑफ एमिशन क्या है, किस तरीके से जो मास ऑफ द ब्लैक होल है वो यहां पर इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, तो उन सबको ट्रेस किया जाता है इसके अंदर। तो ये जो यहां पर जो ये सुपर ब्लैक होल जो यहां पर जिसका नाम है ब्लेजर या फिर बीएल लैसर्टे जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, ये वन ऑफ द 50 मोस्ट प्रोमिनेंट जो ब्लेजर्स हैं, जिसमें से यहां पर ये अभी ये चीज देखने को मिली। और जो टेलीस्कोप है काफी छोटी है और इनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसका मतलब है कि काफी भयंकर वाली रोशनी यहां से निकल कर आई, ठीक है। एक तो वह काफी खतरनाक वाले टेलीस्कोप थी भैया, उसने पकड़ लिया इनको। एक है कि छोटी सी टेलीस्कोप है, उसने भी पकड़ लिया, तो इसका मतलब है कि कुछ खतरनाक लेवल की ही चीजें देखने को मिली होंगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है राज्य की न्यूज के बारे में। तो राज्य से जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है एक बीमारी के बारे में जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस के नाम से इसको जाना जाता है। तो हेमोरेजिक जो सेप्टिसीमिया है, इसकी वजह से अभी रिसेंटली 6 हाथी की जान चली गई। कहां पर? ये है यहां पर कार्लापत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो यहां पर ये कार्लापत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर ये बेसिकली कंडीशन देखने को मिली। तो कार्लापत ये कहां पर है? ये है उड़ीसा के अंदर। कहां पर? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। तो हेमोरेजिक जो सेप्टिसीमिया है यहां पर ये एक ऐसी डिजीज है जब जो कंटेमिनेटेड वाटर या फिर सोइल, यानी कि कुछ ऐसा पानी जो खराब हो चुका है या फिर कोई ऐसी मिट्टी जो खराब हो चुकी है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है यहां पर? ये पेस्टुरुला, ये है यहां पर पेस्टुरुला मोल्टोसिडा, ठीक है। तो पीएम के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पेस्टुरुला मोल्टोसिडा, तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है, ये या तो पानी में देखने को मिलेगा या फिर सोइल में देखने को मिलेगा। जब इसके कांटेक्ट में आता है कोई भी ऐसा जानवर, तो उसको यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उसको सांस में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में। उसके लंग के ऊपर ये इंफेक्ट डालता है डायरेक्ट, यानी कि फेफड़ों के ऊपर ही उसके इंपैक्ट डालता है, जिसके चलते उसको सीवियर निमोनिया देखने को मिलने लगता है, यानी कि उसकी बॉडी में निमोनिया फील होने लगता है। और ये जो बफेलो कैटल या फिर बेसन जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन पर ये काफी ह्यूज इंपैक्ट डालता है। ये माना जाता है कि लगभग 40 के करीब जो बफेलो है वो ऑलरेडी मर चुकी है, ये उड़ीसा के यहां पर कांद्रापारा एरिया में, इसी की वजह से, इसी खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से। तो ये अभी रिसेंटली यहां पर हाथी तक की जान ले ली इसने, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी होगी जो यहां पर इन जानवरों को नहीं छोड़ रही है। ये जो बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है डिजीज जो जनरली ये स्प्रेड होती है, ये जो पीरियड रहता है बिफोर और आफ्टर मॉनसून, यानी कि जो मॉनसून जब आता है तो उससे पहले बारिश होती है, उसके थोड़ा सा मॉनसून आते आते, और फिर जब मॉनसून चला जाता है तो कई जगह पानी भरा रहता है, तो उसमें अगर जानवर जाकर बैठते हैं तो उस टाइम पर ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। कार्लापत जो वाइल्ड लाइफ ये सेंचुरी है, ये लगभग 175 स्क्वायर किलोमीटर में, कहां पर? उड़ीसा के अंदर में, कहां पर? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो पतझड़ वाले जो पेड़ पौधे नहीं है कि हाँ भैया अभी रिसेंटली सर्दी आएगी तो पाते झड़ जाएंगे, जो पत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर जब गर्मी आएगी, फिर से मॉनसून वगैरह आएगा तो फिर से पत्ते फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी लार्ज स्केल पर कई सारे यहाँ पर जो लेपर्ड हो गए, गौर हो गया, सांबर हो गया, नीलगाय हो गई, बार्किंग यानी भौंकने वाला डियर, कुत्ता भौंकता सुना है, डियर यानी कि यहाँ पर जो ये हिरन है ये भी भौंकता है, माउस डियर, और कई सारी और बर्ड और रेप्टाइल भी आप लोग को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको नोटिफाई किया गया 1969 में, ठीक है, ये सेंचुरी के तौर पर। इसी के साथ में यहां पर ये आगे चलकर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इसको नोटिफाई किया गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। तो इसमें 1992 में इसको यहां पर फॉर्मली इसको नोटिफाई किया गया, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट न्यूज देखी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है कालापत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बाकी अगर ये जो बात की मैंने आप लोगों से किस राज्य के बारे में बात की, तो ये मैंने आप लोगों से बात की उड़ीसा के अंदर, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को उड़ीसा का देखने को मिला। तो उड़ीसा राज्य को भी आप लोग देखते हैं, उड़ीसा हमारी कंट्री में यहां पर ये ईस्टर्न घाट में राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो वेस्ट बंगाल को टच करता है, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश को। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर उड़ीसा को टच करते हैं। याद रखना, तेलंगाना उड़ीसा को टच नहीं करता है। और ये 4 राज्य काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इनके साथ में उड़ीसा का डिस्प्यूट भी है, बाउंड्री को लेकर लड़ाई भी है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। तो रिविजन करते रहना है भाई साहब, रिविजन अगर नहीं किया तो वो नहीं कहते कि नैया डूब जाएगी, लटक जाओगे, तो लटकने से बचना है, तो रिविजन करते रहना है। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, ये जो न्यूज है बात की जा रही है सेंसेक्स के बारे में। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ गया है। जब बजट प्रस्तुत किया गया उसके बाद में पोस्ट बजट यहां पर हमारी कंट्री में ये इंक्रीज हो गया, उसको लग रहा है कि माहौल बन रहा है कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। हमारी कंट्री में जो सेंसेक्स है उसके बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो बीएससी जो सेंसेक्स इंडेक्स है बेंचमार्क, उसके चलते बोला गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इंडिया में लगभग कंप्राइज करता है 30 जो लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव जो ट्रेडिंग स्टॉक जो कंपनी के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, उनके स्टॉक यहां पर आप लोगों को नजर आते हैं। स्टॉक जो होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है शेयर, जिसमें आप लोगों की पार्शियल ओनरशिप देखने को मिलती है कंपनी में, यानी कि जो कंपनी के शेयर आप लोग खरीद लेते हैं तो आप लोगों के पास में कंपनी की ओनरशिप आ जाती है, जितने शेयर आप लोग खरीदते हैं उतनी। कॉर्पोरेशन जो है वो यहां पर इशू किए जाते हैं सेल या फिर स्टॉक ताकि फंड उठाया जा सके। जैसे मान लीजिए एसएलवी नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, तो एसएलवी नाम की कंपनी स्टैब्लिश करने के बाद में हम लोग बोलते हैं यार इसके आईपीओ निकालते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, कि बोलते हैं कि 10% इसके आईपीओ निकालते हैं। उससे क्या होगा, जो पैसा आएगा फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके हम लोग सब ग्राउंड लेवल पर जो बच्चे हैं, खासकर जो गरीब झोपड़ी वाले, उनके लिए हम लोग एजुकेशन को फैलाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि पैसे की जरूरत पड़ी इसलिए हम लोगों ने इसके आईपीओ निकाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है। तो वो आईपीओ जो है जिसने खरीदे वो किसी दूसरे को जाकर उसको बेच सकता है, तो इस तरीके से भी होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेसिकली बात की जा रही है, बजट जब प्रस्तुत किया गया तो जहां पर हमारी कंट्री में तो स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उछाल आया और मनी सप्लाई काफी ज्यादा देखने को मिली। तो जो एक तरीके से प्रो ग्रोथ है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को जो बोल दिया ना, बार बार की प्राइवेटाइजेशन करना है, कई सारे इवन एलआईसी के में भी डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की गई, तो उससे मार्केट में काफी ज्यादा अच्छा माहौल बना और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो उसको एक अच्छा माहौल यहां पर नजर आ रहा है। तो इसके चलते जो आज के डेट में जो प्रोटेक्टिंग शेयर जो होल्डर हैं, जो जिनके पास में राइट है, उनको लगा कि चीजें काफी अच्छे लेवल पर हो रही हैं, तो उसमें रिफॉर्म आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके चलते काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है यहां पर ये, जिसके वजह से इसमें मार्केट में उछाल आया। नेक्स्ट जो बात की जा रही है हायर नॉमिनल ग्रोथ जो हमारी कंट्री में जो ट्रेजेक्टरी है वो भी बताई गई। कोविड-19 के चलते सब कुछ डूब गया था और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो लोगों के द्वारा ये माना जा रहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना सही टाइम है अभी यहां पर, और हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी बताई गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोविड-19 के चलते जो डेवलप वर्ल्ड है वो अभी वहां पर सेकंड वेव देखने को मिल रही है। एक बार कोरोना वहां पर तबाही मचाकर चला गया, अब दूसरी बार भी कोरोना वहां पर घुस रहा है, तो इसके चलते उनको लग रहा है कि इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर नहीं है, अभी इंडिया जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। तो सेक्टर जैसे कि प्राइवेट बैंक हो गया, फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इनमें काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और फार्मा सेक्टर जहां पर दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो वो भी एक काफी अच्छा एक अट्रैक्शन का केंद्र है। हालांकि अगर बैंकिंग में आप लोग वैसे बात करो जो नॉर्मल बैंक है, अभी यहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है यानी कि एनपीए, एनपीए क्या होता है, जब किसी को आप लोग जो बैंक है वो पैसे दे देता है और फिर वहां से पैसा वापस नहीं आता है, वो मर जाता है, तो वो एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एसेट्स जो है, यानी कि जो माल जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, पैसा जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में आप लोग डाल देते हैं। तो हमारी कंट्री में जो बैंक है उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसके चलते यहां पर यह बोला गया कि यहां पर हमारी कंट्री में ये कंडीशन इनकी खराब चल रही है। पर लेकिन अब जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्योंकि चीजें है बढ़ रही है सही डायरेक्शन में, तो ये भी चीज अब सुधरती हुई यहां पर नजर आएंगी। तो इसके चलते ये काफी ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी भी देखने को मिलेगी, तो कई सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएंगी। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन यहां पर बन पाती है, तो उसके चलते आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहां पर आज की डेट में सारी चीजें एक पैटर्न में चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है जियो स्पेटियल सेक्टर के बारे में, यानी कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं उनका डेटा इकट्ठा करना, और उनका डेटा इकट्ठा एक बार को अगर हम लोगों ने कर लिया तो सबको अगर डेटा को हम लोग प्रोवाइड कराने में लग जाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा कई सारे एरिया में देखने को मिलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश की जा रही है
ताकि मोर कॉम्पिटेटिव फील्ड यहां पर लाए जा सके। जैसे जियो स्पेशल डेटा के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो जो भी यहां पर अगर बात करें सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो भी लोकेशन जो भी चीजें हैं, जैसे कि क्या जहां अर्थक्वेक कहां पर आ रहे हैं, कि रोड पे क्या लोकेशन कहां पर है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे कहां पर पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। व्हीकल कहां पर मूव कर रहे हैं, कहां पर कौन कौन सी बीमारी फैलती है, तो ये सारा गवर्नमेंट के पास में डेटा काफी आसानी से आ जाता है। तो इसी के चलते बात की जा रही है जियो स्पेशल डेटा के बारे में, ताकि जो वेरियस ऐप हैं जैसे फूड डिलीवरी ऐप वगैरह हो गई, ई कॉमर्स जो कंपनी हो गई, या वेदर फोरकास्ट करने वाले ऐप हो गए, यानी कि वो एप्लीकेशन जो मौसम के बारे में बताते हैं, जो खाना प्रोवाइड कराते हैं, अगर उनको पता होगा कि इस एरिया में वर्किंग लोग ज्यादा रहते हैं और ये सारे वर्किंग लोग अकेले रहते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, फिर इस एरिया में स्टूडेंट रहते हैं, तो ये चीजें खरीद सकते हैं। तो अगर वो डेटा यहां पर प्राइवेट कंपनी को मिल जाता है आराम से, तो आसान से अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। तो यहां पर अभी ये फिलहाल गवर्नमेंट डोमिनेटेड एरिया है मैक्सिमम, तो ये बात की जा रही है कि इस एरिया में जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहां पर बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा रन जो एजेंसी है जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर सारा डेटा रहता है, तो प्राइवेट कंपनी को डेटा प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वहां से उनको डेटा लेना पड़ता है, तो उसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो अब यहां पर यह बोला गया है कि खासकर जो डिफेंस और होम मिनिस्ट्री का कुछ ऐसा डेटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सेंसिटिव डिफेंस से रिलेटेड डेटा है, वो तो नहीं मिलेगा, बाकी सारा डेटा जो है वो ओपन कर दिया जाएगा ताकि हमारी कंट्री में बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो ये बेसिकली कोशिश की जा रही है। सिस्टम ऑफ लाइसेंस जो एक्वायर करना, परमिशन लेना, रेड टेप, वो सारी चीजें हटाई जाएंगी ताकि इजी किया जा सके और ज्यादा कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। ह्यूज लैक ऑफ डेटा इन द कंट्री जो रहता है, उसकी वजह से हम लोग प्रॉपर वे में प्लानिंग नहीं कर पाते हैं चीजों की, तो जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा अगर डेटा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि हमारी कंट्री में किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक। अब तक गवर्नमेंट के पास में डेटा नहीं है कि किसानों की इनकम रियलिटी में है कितनी, तो डबल कैसे करेंगे, तो वो वाली कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो पहले किसानों की इनकम जानो तो सही, तभी तो डबल करोगे, तो उसका डेटा नहीं है तो डेटा इकट्ठा होना चाहिए। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि एंटायर कंट्री के अंदर एक्यूरेसी से रिलेटेड अगर फुल डेटा होगा गवर्नमेंट के पास में और उस डेटा को फिर शेयर किया जाएगा दूसरी एजेंसी के साथ में, तो काफी अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आएगा वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यह है पर्टिकुलर जो न्यूज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट न्यूज है, अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। आप लोगों ने आत्मनिर्भर भारत का नाम सुना है, तो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप अर्जुन जो मेन बैटल टैंक है जिसको एमबीटी के नाम से जानते हैं, MK फर्स्ट A, ये इंडियन आर्मी को समर्पित कर दिया गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप है। इंडिजिनियसली का क्या मतलब होता है कि अपने आप बनाया गया है भाई साहब, बाहरों से नहीं लिए, हम लोगों ने खरीद कर नहीं लाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अर्जुन जो MBT यानी कि जो मेन बैटल टैंक है, ये हमारी कंट्री में ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा 1972 में यहां पर कम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ में मिलकर लेबोरेटरी में इसको बनाना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव बेसिकली था कि स्टेट ऑफ आर्ट का क्या मतलब होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, स्टेट ऑफ आर्ट बोलते हैं उसको, याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ आर्ट। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी और एक्सीलेंस प्रोटेक्शन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। बात की जा रही है इसके अंदर में कि लगभग 120 mm जो मेन इसमें राइफल्ड गन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको FSAPDS का नाम दिया गया है, यानी कि फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर प्रीसाइजिंग डिस्कार्डिंग सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छे लेवल प्रिसाइज फॉर्म में अटैक करता हुआ आप लोगों को ये नजर आएगा, जिसको FSAPDS बोला गया है। ये कैपेबल जो है ये डिस्ट्रॉय कर सकती है ऑल नोन टैंक आर्मर है, यानी कि जितने भी टैंक के ऊपर हथियार देखने को मिलते हैं ना, जो भी ज्ञान में है, ज्ञाता है, जिनको सब जानते हैं यहां ये हथियार हैं, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम जो है ये काफी अच्छा है, इसको आसानी से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अर्जुन MK1 जो है ये फॉलो किया गया अर्जुन MKA के द्वारा, और MK2 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अपग्रेडेड वर्जन आ रहे हैं नए नए। तो अर्जुन MK1A जो है ये बात की जा रही है कि ये इंप्रूव्ड जो फायर पावर और ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोगों को इसके अंदर नजर आएगा, जो कि फाइनल इंटीग्रेशन इसका 2019 में किया गया और अब इसको यहां पर क्लियर किया गया प्रोटेक्शन के लिए। देखिए ये जो ऐसी चीजें होती है ना, अगर जरा सी भी कोई कोताही हो गई, जरा सी गलती हो गई, तो कई सारे हमारे जवानों की जान लेकर डूब जाएगा। तो इसलिए पूरा अच्छे से वो नहीं कहते कि ठोक पीट कर देख लेना चाहिए कि भाई साहब सही चीज है या फिर गलत है।
अभी अर्जुन जो MK सेकंड वेरिएंट है, ये लाइट वेट फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और हाई पावर लेजर भी आप लोगों को नजर आएंगे। आखिर हमारी कंट्री में इतने बेहतरीन टैंक क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम लोग चाहते हैं कि बाहर से हम लोग सामान खरीद के न लेके आए, अपनी ही कंट्री में सामान बनाए और ऐसा सामान बनाए अपनी ही कंट्री में, ताकि बाहर वाले भी हमारे यहां से खरीदने आए। फायदा क्या होगा? हम लोग जो टैंक बनाएंगे, हम लोग को पता होगा उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। अगर कल को दूसरी कंट्री के पास में वो जा रहा है तो वो कंट्री भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर, और हमारी कंट्री से अगर खरीदेगी तो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर लोगों की जॉब क्रिएट होगी। और हमारी कंट्री में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर हथियार बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री पर रहती है, तो वो डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी। तो डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। कौन है यहां पर मंत्री आज के में? तो वो है राजनाथ सिंह साहब। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके हाथ में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, और ये बात कर रहा है एजुकेशन के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कहां क्या चल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन के चलते यहां पर अभी बात निकल के आई है, जो IITs हैं, तो 5 ऐसे IIT जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और वो भी ओल्डर यानी कि पुराने वन, उनके द्वारा ये बोला गया कि इसमें रिसेंटली अभी जो बच्चे PhD करते हैं, जैसे SC में, ST में या फिर अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में, उनकी संख्या काफी कम देखने को मिली है। यानी कि उनकी संख्या, PhD करने वालों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है IITs के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशन से जाते हैं यहां पर कई सारे बच्चे। तो बोला जा रहा है कि उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए हम लोग इनको यहां पर नहीं ले रहे हैं, ऐसा IIT के द्वारा बोला गया है। तो एक्सेप्टेंस रेट है, अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें से 2.4 ही यहां पर जो OBC के अंदर और 2.1 के करीब ST के अंदर आप लोग यहां पर ये इसमें एडमिशन होते हुए नजर आएंगे। बाकी के सब कौन आते हैं? वो जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो डेटा सबमिट किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसमें ये बातें बताई गई है कि PhD में जो सीट है रिजर्वेशन वाली कैटेगरी की, उनको फुल करने में हम लोग फेल हो गए हैं, उनको फुल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन सीधा सीधा ये बोला गया कि रिजर्वेशन की कैटेगरी से जो लोग आ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है, और क्वालिटी जब नहीं मिल पा रही है तो जो क्राइटेरिया रखा गया है एडमिशन का उसको भी फुलफिल वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो 15% जो सीट है यहां पर वो SC के लिए होती है, 7.5% सीट ST के लिए होती है, और बाकी की 27% सीट ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होती है। तो ये रिजर्वेशन हमारी कंट्री में डिवाइडेड है। इसमें जो बात की गई, अगर 2015 से लेकर 2019 तक का जो डेटा इकट्ठा करके बताया गया, तो बोला गया 9.1% जो है वो SC के गए, 2.1% जो है वो ST के गए, और बाकी के 23 जो कि होने चाहिए थे 27 ये यहां पर OBC के गए, और बाकी 65% कहां के आए? रफली 2/3 ये जनरल यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से आए। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी फैकल्टी रिजर्वेशन में। देखिए IIT में आखिर ऐसी जो हम लोग इतना अच्छा इंप्रूवमेंट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि IIT में रिजर्वेशन देने से साफ साफ मना कर देते हैं अगर उनको लगता है कि अप टू द मार्क चीजें नहीं है। यानी कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रख दिया कि कम से कम इतना क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही करना है, रिजर्वेशन अपनी जगह पर, लेकिन इतनी क्वालिटी का लोग यहां पर चाहिए, तो उसको बोलते हैं फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसलिए यहां पर उसको भी मना की गई। रिसेंटली अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला कि फैकल्टी रिजर्वेशन को भी अबोलिश किया जाए, इसके अंदर से ऐसी रिकमेंडेशन भी दी गई। तो इनके द्वारा बोला जाए कि क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है कि लैक ऑफ कैंडिडेट जो देखने को मिलता है रिजर्व कैटेगरी में, जिसकी वजह से फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इनका मानना यह है कि हमारी गलती नहीं है, इसमें कैंडिडेट की लेवल ही नहीं हो पा रहा है वो कि वो यहां तक पहुंच पाए। बाकी आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बताइएगा। हम चलते हैं आर्ट एंड कल्चर की ओर। आर्ट एंड कल्चर में बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के बारे में। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री किस मंत्री के अंडर में आती है आप लोगों को बताना है। मुजाहिरा, मुजाहिरा आप लोगों ने सुना होगा, वाह 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 बोलेंगे, कोई एक जोक सुना है, वाह 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 वाह। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत न्यू दिल्ली में ये 20 फरवरी से आप लोग यहाँ पर ये मुजाहिरा, जो 20 फरवरी को ये मुजाहिरा आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो मुजाहिरा है यहाँ पर, इसमें जो पोएट रहते हैं वो महफिल सजाते हैं और अपनी अपनी शायरी आप लोगों को दिखाते हैं वहां पर। तो उसको यहाँ पर बेसिकली कल्चर को दिखाने की कोशिश की जाती है। कई सारे क्रिटिक देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हुए जाएंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए जाएंगे, जोक डालते हुए नजर आएंगे, कई सारे उल्टे जो आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कई सारी ऐसी जोक की फॉर्म में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुमार विश्वास को, ठीक है, तो शेर शायरी में ही क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, जरा सी देर में बोलते बंद कर देके चले जाते हैं। पाठ की अगर बात करें, कल्चर ऑफ द पाकिस्तान में यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में, और बाकी डेक्कन के अंदर यहाँ पर हैदराबादी मुस्लिम जो हैं वो भी यहाँ पर इसको काफी एंजॉय करते हैं। उर्दू जो मुशायरा है ये
बात करें तो 18th सेंचुरी से लेकर ये पॉपुलराइज किया गया था यहाँ पर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये मुगल एम्परर थे, आखिरी मुगल एम्परर, जिनके द्वारा इसको काफी सपोर्ट किया गया। तो मोटी मोटी भाषाएं बोलूं तो काफी वेला इंसान था, एंजॉय करता था। राजा जो होता है बेसिकली वो नहीं कहता कि अपनी प्रजा का ध्यान रखता है और प्रोडक्टिव काम करता है, तो वो कोई काम नहीं था इसको, ठीक है। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये थी आज की आपकी मेहनत, इस जो आप लोगों ने काफी एक स्ट्रेटजी वाली स्टडी की। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने क्विज होगा। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखे, दो डे देखे, एक तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे के बारे में जाना और दूसरा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, थीम भी देखी जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने इटली के प्राइम मिनिस्टर और इटली का मैप भी देखा, कहां कहां पर क्या क्या लोकेटेड है, और पर्सनल न्यूज में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। नेशन न्यूज में हम लोगों ने यहां पर देखा फ्लेयर के बारे में, जो हमारी कंट्री में स्टेब्लिश जो टेलीस्कोप है उनके द्वारा इसको देखा गया। इसी के साथ में जो एचएस बीमारी है तो इसके बारे में जाना, जो इसकी वजह से 6 हाथी की जान चली गई उड़ीसा के अंदर में, कौन सी यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में भी जाना। ये एग्जैक्ट लोकेशन भी देखिए कहां पर है। इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने समझा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में समझा। साइंस एंड टेक में हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से डेटा इकट्ठा करके गवर्नमेंट दे सकती है यहां पर दूसरी एजेंसी को भी, और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सब चीजें जानी। डिफेंस में हम लोगों ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में जाना, डिटेल में क्या क्या चीजें समझा। इंडेक्स में हम लोगों ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, हमारी रैंक क्या है, क्या घट गई क्या बढ़ गई, और कौन सी कंट्री टॉप और कौन सी बॉटम में, वो सारी चीजें समझी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी जाना। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में समझा, जो एक्सीडेंट के बारे में बात की गई, और समझा क्या क्या चीजें। तो क्वेश्चन भी पूछा, उसका आंसर देना, और बाकी क्या है वो सब जाना। एजुकेशन के अंदर बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में आईटीज में क्या क्या एडमिशन हो रहा है वो समझे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर मुशायरे के बारे में जाना, और ये तो आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, बाकी अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में। थीम क्या है ये बतानी है, एचएस की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है, जिसके बारे में डिस्कस किया। यहां पर बात की जा रही है कार्लापत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, वो किसके साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की गई है, उसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, जो कि डेथ के बारे में बात करता है ट्रैफिक रोड में। यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में बात करें तो आप लोगों को बताना है रोड सेफ्टी के बारे में यहां पर बताना है बेसिकली। तो आप लोगों को यह बताना है कब तक डिक्लेयर किया गया इसको, रोड सेफ्टी डेकेड, जिसमें 10 साल देखने को मिलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें मुशायरा के बारे में हम लोगों ने बात की। इंडिया की रैंक क्या है यहां पर, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अगर आप लोग बात करते हैं अब की बार, जो कि 6 पायदान नीचे चली गई, और किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, फॉर्मर यूरोपियन जो बैंक के चीफ थे, वो रिसेंटली अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इटली के, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर दीजिए। बाकी रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन को अच्छे से अटेम्प्ट किया कीजिए आप लोग, इससे पता चलता है कि कितना याद है आप लोगों को 24 घंटे के बाद भी, ठीक है। तो ये पता चलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नाइजीरियन जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, उनका नाम आप लोगों को बताना है। फिश पास, या फिर ये दो और नाम से पुकारा जाता है, ये नाम आप लोगों को बताने हैं क्या क्या है इनके नाम, जिसमें मछली को एक बैरेज या फिर डैम से दूसरे डैम में जाने का मौका दिया जाता है, दूसरे एरिया में जाने का मौका दिया जाता है। ये अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर डिकिंसोनिया ये पर्टिकुलर जो जीव है, जो कि लगभग 550 जो मिलियन ईयर पुराना है, ठीक है। तो ये कहां पर पाया गया अभी इसके बारे में बताना है। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कब बजट में प्रस्तुत किया गया कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, कौन सा बजट था और कब तक का डबल करनी है, तो आप लोगों को पता है 2022 तक डबल करनी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो चाइल्ड बेगर के बारे में बात करती है कि भिखारी बच्चे को रोकना है, और कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 10 अभी यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पर्सन को बात की जा रही है अलग अलग सिटीज में, ठीक है। इसी के साथ में अजमेर के अंदर एक सूफी संत है जिनके नाम पर यहां पर उर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उनका नाम आप लोग को बताना है। आइए आंसर देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। पहला यहां पर जो डब्ल्यूटीओ की नई जो डायरेक्टर जनरल बनी है, इनका नाम है नकोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। तो नाम याद रखना इनका। फर्स्ट वे फीमेल है जो यहां पर डायरेक्टर बनाई गई है। फिश पास बोलते हैं या फिर फिश लेडर बोलते हैं या फिर फिश वे बोलते हैं, जो कि इंपोर्टेंट है, याद रखना। भीम बेटका के अंदर यहां पर डिकनसोनिया जो यहां पर बेसिकली ये जीवन है, जो जिनावर है, इसके यहां पर अभी जो इसके अवशेष मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना इसके बारे में। एनुअल बजट था 2016-17 का, 16-17 के बजट में बोला गया था कि फार्मर की इनकम डबल करनी है और 2022 तक करनी है, और 2021 में कह रहे हैं कि अब तक ये पता ही नहीं कि फार्मर की इनकम है कितनी। मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा चाइल्ड जो बेगर यानी कि भिखारी है उसको कम करने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके द्वारा जो 10 सिटीज हैं ऐसी चूज की गई हैं जहां पर बेसिकली भिखारियों को रोकने की और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। उर्स जो फेस्टिवल है ये राजस्थान में अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सूफी सेंट जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके नाम पर उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको यहां तक एंजॉय किया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोगों की न्यूज़पेपर डिस्कशन की, उसको भी एंजॉय करके जाइएगा। अच्छे से सारा करंट कर हो जाएगा आप लोगों का। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और ये टेलीग्राम है जहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।